पहली बात ये है कि हमें शैक्षणिक स्तर ऐसी बनानी है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बहस में हम हस्तक्षेप कर सकें, पहली बात। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि क्या क्या बातें अभी के दौर में ओबीसी का अंतर्राष्ट्रीय समझ क्या है, ओबीसी सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय समझ, क्योंकि हम एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के हिस्से हैं, तो इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय डायमेंशन देना बहुत जरूरी है। तो अंतर्राष्ट्रीय डायमेंशन इस बात से होगा कि ओबीसी के जो अंतर्राष्ट्रीय डायमेंशन हो वो सामाजिक न्याय के साथ हो। अब सामाजिक न्याय की बहस 1990 के बाद अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर चली, जब शीत युद्ध पूरे दुनिया में खत्म हो गया और नया एक वैश्विक वर्ल्ड ऑर्डर जिसे कहते हैं, वैश्विक दुनिया का निर्माण होने लगा, तो उस समय एक सवाल उठा कि फिर से दुनिया को कैसे रिकॉलोनाइज किया जाए। तो नव उदारवाद का एक जो है उन्होंने सिद्धांत दिया। इस नव उदारवाद के साथ विभिन्न प्रकार के सवालों को भी रखा गया, जिसमें सामाजिक न्याय के सवाल को भी उसमें प्राथमिकता दी गई। अब सामाजिक न्याय के सवाल पर जो प्राथमिकता दी गई तो उसको कैसे उन्होंने देखा। सामाजिक न्याय का सवाल उन्होंने देखा जनता के जो अभी इतिहास में बहुत सारी अपने जो टास्क थे उसको पूरा नहीं किया है, तो सामाजिक न्याय की ताकतों का जो एक उद्देश्य है वो पूरा नहीं हुआ है, इसलिए सामाजिक न्याय को उसने पूरे दुनिया के ऊपर बहस करने के लिए उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया नव उदारवाद में। और उसमें केवल सामाजिक न्याय ही नहीं था, फेमिनिज्म को भी रखा, अंतर्राष्ट्रीय बहस के में फेमिनिज्म को रखा, आइडेंटिटी के क्वेश्चंस को रखा, सामाजिक न्याय के सवाल को रखा। इसमें बड़े बड़े विद्वानों ने भाग लिया, अमृत सेन जैसे लोग भी भाग लिए और उन्होंने कहा कि एक आदमी का जो आइडेंटिटी है, हजार आइडेंटिटी हो सकता है, वो बाप का आइडेंटिटी हो सकता है, बेटे का आइडेंटिटी हो सकता है, वो समाज में एक कॉन्शियस आदमी के रूप में हो सकता है, वह एक दामाद के रूप में हो सकता है, कि एक आदमी की बहुत आइडेंटिटी है और उस आइडेंटिटी का सम्मान किया जाना चाहिए। तो ये बहस चली और पूरे दुनिया में ये बहस चलते 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 अब भारत की परिस्थिति में मैं आता हूँ। मैं बहुत दूर तक नहीं जाऊँगा क्योंकि मैंने कहा छोटी छोटी उड़ती बातें बताऊँ। तो एक तो नव उदारवाद के साथ सामाजिक न्याय की बहस की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर हुई, क्योंकि सामाजिक न्याय के माध्यम से ये नव उदारवादी मतलब शोषकवादी शक्तियाँ वो चाहती थी सामाजिक न्याय के माध्यम से हम अपना रूट, अपना जड़ जमा सकें समाज में, और इसलिए सामाजिक न्याय को उसने प्रश्रय दिया इस बहस में। और ये बहस पूरे दुनिया में सामाजिक न्याय का, सोशल जस्टिस का पूरे दुनिया में चला। भारत में परिस्थितियाँ कुछ भिन्न थी। बहुत पहले ही सामाजिक न्याय के सवाल पर भारत के इतिहास में लोग लड़ते रहे। ऐसी कोई नई बात नहीं है कि कोई नई बात सामाजिक न्याय का है। अब भारत के सामने कुछ चुनौतियां हैं ओबीसी के, जिसमें चुनौतियां हमारे विषय हैं। ये चुनौतियां क्या है? ओबीसी के कितने कास्ट हैं, जितने कास्ट हैं उसका एक ऑक्यूपेशन है। न्यू लिबरलिज्म से नव उदारवाद मैंने कहा, उन्होंने पूरे दुनिया में प्राइवेटाइजेशन को थोपा। जब हमारा जो ऑक्यूपेशनल कास्ट है ओबीसी, उसके छोटे छोटे पेशा वो मरने लगे, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से उसको मार्केट नहीं मिलना शुरू हुआ, उसका मार्केट बंद हो गया, और जो एक समाज में रह के जीने के लिए उसके उत्पादन के साधन थे वो खत्म हो गए। तो पहली चुनौतियाँ ये है कि प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ ओबीसी को खड़ा होना है, तभी जा करके वो जो है सामाजिक न्याय के बिंदु का वो जो है हिस्सा हो सकता है।
ये सवाल अब हमारे सामने उठ के खड़ा हो चुका है, क्योंकि हमारा ऑक्यूपेशन प्राइवेटाइजेशन ने ख़त्म कर दिया। मान लिया कि नाई का है तो नाई तो गांव में जा कर के अपना सर्वाइव करता था, लेकिन अब उसे चाहिए एक शहर में दुकान, और वो दुकान देने की शक्ति सरकार को है। सरकार की नीतियाँ यदि प्राइवेटाइजेशन की होगी तो उसको दुकान नहीं मिलेगा और वो भूखों मरेगा। और इसी तरह हर जात के अपने पेशे हैं, जिस पेशे से वो जिंदगी व्यतीत करता था, अब निजीकरण में उसको उसके पेशे का कोई उपाय नहीं है। तो क्या सामाजिक न्याय का ये सवाल उठ सकता है कि नहीं? यह एक मुख्य चुनौतियां हमारे सामने आई। दूसरी चुनौतियां, संविधान सभा में ये बहस हुआ कि आरक्षण का आधार क्या होना चाहिए। उसमें साफ था सामाजिक और शैक्षणिक। आर्थिक पर बहुत बहस हुआ, इकोनॉमिक पर बहुत बहस हुआ, लेकिन संविधान सभा के लोगों ने ये देखा कि सम्मान का सवाल आर्थिक प्रगति से नहीं हो सकता। आदमी के आत्मसम्मान का सवाल जो है भारत के अंदर बहुत पहले से मौजूद है, इसीलिए सामाजिक और शैक्षणिक क्राइटेरिया ही रिजर्वेशन का होगा। जब ओबीसी का रिजर्वेशन लागू हुआ तो उन्होंने एक क्रीमी लेयर का प्रावधान किया। क्रीमी लेयर एक आर्थिक सवाल है, ये आर्थिक हस्तक्षेप है जो संविधान सभा के उद्देश्यों के विपरीत है। इस सवाल पर बहस करने की जरूरत है। दूसरा, उसी समय जिस समय क्रीमी लेयर लगा उसी समय दूसरी भी बातें आ गई। वो ये हुआ कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन, 49.5% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होगा। लेकिन इस सरकार ने 10% EVS को उन्होंने संशोधन करके एक्ट बना दिया। जब एक्ट बना दिया तो 50-60 हो गया। तो अब तो सवाल ही नहीं उठता है कि प्रतिशत आरक्षण का नहीं बढ़े, वो तो बढ़ना ही है। और तब जो पुराने जमाने के जो हमारे सामाजिक न्याय के पुरोधा थे, चाहे लोहिया या अन्य, पिछड़ा पाए 100 में 60, बांध लो 1/8, ये नारा उनका था। अब 60 से भी ज़्यादा हो सकता है। अभी जब EVS का 10% बढ़ा तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने उसे 85% कर दिया, लेकिन हाई कोर्ट में वो केस चला गया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि 85% रहना चाहिए, लेकिन वो आप 85% नहीं दे सकते। लेकिन सवाल है जब एक्ट में 10% आप बढ़ा ही दिए हैं तो अब बढ़ने में तो कोई दिक्कत है नहीं। तो बढ़ने में दिक्कत नहीं है तो कैसे बढ़ेगा? तो यह सवाल उठा अब कि जाति की प्रतिशत क्या है, जनगणना का सवाल उठ गया। अब जनगणना के सवाल पर ध्यान देने की बात है। दो बातें ध्यान देने की बात है। 2011 में जनगणना, जाति जनगणना के लिए पार्लियामेंट ने पास कर दिया कि जाति जनगणना होनी चाहिए। और 2011 में जब मैंडेट दिया पार्लियामेंट ने, आप लोगों को अच्छी बात न लगे तो हम बोल दीजिएगा, हम बैठ जाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि कुछ बातें जो आपको तथ्य के रूप में आपके दिमाग में बात होनी चाहिए। आप तो उसमें टाइम बाउंड नहीं, हमारा टाइम देख लीजिए। आपके लिए टाइम बाउंड नहीं है नहीं, सर। बाउंड नहीं, हम 10 मिनट बंद 10 मिनट, हम कोई लाख साहब की मती नहीं है, हमारे लिए 10 मिनट होना चाहिए। तब ऐसे ये काट दीजिएगा टाइम, थोड़ा हम 1 मिनट ले लेंगे ज़्यादा। अब ये जो जाति जनगणना का सवाल है, इसमें जो पार्लियामेंट ने पास कर दिया कि आपको जाति जनगणना करना चाहिए, तो सरकार को मैंडेट हो गया कि नहीं, हमको करना ही है। तो 2011 के बाद से एक जाति जनगणना की गई। वो जाति जनगणना उन्होंने एक एजेंसी से करवाई और उसको पार्लियामेंट के पटल पर नहीं रखा, क्योंकि एजेंसी का पार्लियामेंट के पटल पर जाने का कोई मतलब नहीं है। हमारी मांग क्या होनी चाहिए, हमारी चुनौतियाँ क्या है? क्योंकि संविधान का एक हमारे पास जो है संविधान के द्वारा प्रदत्त हमारी एक संस्था है जिसे सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया कहते हैं। हम कहते हैं सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया जाति जनगणना करे, कोई हम एजेंसी से नहीं कराना चाहते हैं, क्योंकि एजेंसी को घूस दे करके जाति के जो प्रतिशत हैं उसको वोट फेर भी कर सकता है। हम सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया जो हमारे संविधान का स्थापित संस्था है
वो संस्था जो है जाति जनगणना करे, कोई एजेंसी न करे। हम एजेंसी के पक्ष में नहीं, इन्होंने एजेंसी के द्वारा किया, लेकिन उसको भी पटल पर नहीं रखा। कांग्रेस की सरकार ने कराई थी जाति जनगणना, लेकिन वो प्राइवेट एजेंसी से कराया, एजेंसी ऑथराइज कर दी थी गवर्नमेंट ने, उससे करवाया, लेकिन वो रखा नहीं कि क्या प्रतिशत है, लेकिन जाति जनगणना हुआ नहीं। तो फिर अब जाति जनगणना का टास्क तो पूरा करना है। अब जाति जनगणना का सवाल तो अभी रह जाता है, ये हमारे लिए चुनौतियाँ हैं। तब जाति जनगणना, बिहार में लोग कहते हैं जाति जनगणना हुई, जाति जनगणना नहीं हुई, क्योंकि जाति जनगणना यदि कहता तो केस हार जाता। उसने कहा जाति सर्वेक्षण, हम सर्वेक्षण किए और सर्वेक्षण के आधार पर उसने जातियों के प्रतिशत को निकाला। हालांकि बहुत सारे लोगों का इस पर विरोध है कि हमारे जात का परसेंटेज आपने कम ही रखा है, किसी जात का आपने ज़्यादा रख दिया, किसी का कम रख दिए। लेकिन इसके बावजूद भी एक जाति सर्वेक्षण हुआ, तो जाति सर्वेक्षण हो गया तो एक मोटा मोटी खाका तो हमारे सामने मौजूद हो गया। हम एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को हमेशा अपनाएं। ओबीसी के लोगों में एक बात जो हमको दुख देता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चीज को नहीं देखने की कोशिश करते हैं, एक सामाजिक भावना के आधार पर देखने की चीज करते हैं। हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चीज को देखें, तब हमको पता चलेगा। अब जाति जनगणना हो गया तो जाति के परसेंटेज भी आ गए, तो जाति के परसेंटेज आ गए तो दबाव बढ़ गया बिहार सरकार पर। उन्होंने 65% कर दिया, लेकिन अब वही पुराना राग कि 50% से बेसी नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से उसको, हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने उसको फिर से लौटा दिया और कहा कि नहीं, 50% से ज़्यादा आप नहीं जा सकते। देखिए, मेरा एक दो बात है, कभी कभी हम बड़ा निराशावादी होते हैं कि चीज़ जो चल रही है बड़ा कठिन में है, ये समस्याप्रद है, लेकिन ये आप समझिए ये चीज़ें बैठी नहीं रहेगी। हम लाख कुछ करेंगे तो हमारे एनालिसिस की पद्धति क्या होनी चाहिए, मेथोडोलॉजी क्या होना चाहिए, किसी के विश्लेषण किसी चीज़ का करने का, व्हाट शुड बी दी मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी होता है, एक तो होता है ऊपर से चले हुए नैरेटिव के आधार पर हम सोचते हैं, अरे ये चल रहा है, ये समस्या है, वो समस्या ही समस्या है। इसीलिए किसी ने कहा कि फिलोसफर हैज इंटरप्रेटेड द वर्ल्ड, प्रॉब्लम इज हाउ टू चेंज इट। खाली समस्या 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 समस्या, इतना समस्या, लेकिन समस्या के समाधान भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दुनिया में लोग प्रतिकार नहीं कर रहे हैं। दुनिया में प्रतिकार नहीं होता तो 303 सीट को 240 में बदल नहीं जाता। दुनिया में प्रतिकार नहीं होता तो ट्रंप नहीं हारता। दुनिया में प्रतिकार होता तो फिर लूला आ नहीं जाते ब्राजील में। दुनिया में प्रतिकार नहीं होता तो कोलंबिया का एक 25 वर्ष का नौजवान ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ बोला, वो आ गया सरकार। चिली में बाहर भाग गया था एक प्रेसिडेंट, उसको बुला कर फिर से प्रेसिडेंट बना दिया। प्रतिकार हो रहा है और उसमें हमारी आशाएं भी छिपी हुई है। ऐसा नहीं है कि हमारी आशाएं नहीं छिपी हुई। आप चाहे लाख नैरेटिव ऊपर से करें, लेकिन जो लोगों की जिंदगी की वाजिब समस्या है उससे उठने वाले जो आंदोलन है, वो आंदोलन चल रहा है और चुनौतियां उसे दे रही है। 143 करोड़ के इस देश के अंदर एक दिन जीवन कैसे बीत रहा है, किस हालात में, किस तरह से तरकारी, किस तरह से रोटी के सवाल से लोग जूझ रहे हैं, तो क्या ये उसकी चेतना पर कोई असर नहीं डाल रहा है? उसकी चेतना पर असर डाल रहा है। अपने हिसाब किताब बदल रहे हैं। हमारी भी हिसाब किताब फ्रॉम बिलो से अंडरस्टैंडिंग शुरू करना पड़ेगा कि नीचे से क्या क्या परिवर्तन के चीज़ दिखाई दे रहे हैं, उसमें हमारी आशाएं पता चल जाएगी। मेरी आशाएं ये लोग पूरा करने के लिए तैयार। हम उन नैरेटिव्स में नहीं जाएंगे जो हमको ऊपर से ला दिया गया। छोटी छोटी बात हम कहें, बाबा साहब अम्बेडकर वो नहीं है जो पेरियार है, बाबा साहब वो नहीं है, या पेरियार वो नहीं है जो ज्योतिबा फूले है। सब अपने अपने एक सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों में पैदा हुआ व्यक्ति है और उनके अपने अपने एक दृष्टिकोण है। हाँ, ब्राह्मणिज्म के सवाल पर तीनों एक हैं, एंटी ब्राह्मणिज्म के सवाल पर, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जिसको देखने की जरूरत है कि पेरियार क्या समझते हैं, ज्योतिबा फूले कैसे समझते हैं। ज्योतिबा किसान पावरे भी लिखते हैं,
वो क्लास कंटेंट भी देते हैं। खेत मजदूर के ऊपर जो टैक्स लगाया गया अंग्रेज, उसके खिलाफ दलील देते हैं वहाँ पटना के मुंबई के म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन। उसी तरह कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का अनुवाद करते हैं कौन? पेरियार। उनको क्या जरूरत पड़ गई थी कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का तमिल में अनुवाद करने की? देखिए, सवाल तो हमारे जो उत्पादन के साधन यदि हमारे पास नहीं है और हम यदि सफ़र करेंगे तो वो सवाल नीचे से उठ करके खड़ा होगा और अपनी भूमिका निभाएगा। कुछ देर के लिए भले ही वो दबाए, लेकिन हमारे उत्पादन के साधन जिससे हमारी जीविका चलती है वो कमजोर पड़ेगा तो वो सवाल उठ के होगा खड़ा। इतिहास उस चीज़ को पूरा नहीं किया है तो इतिहास मजबूर हो जाएगा कि उस टास्क को पूरा करें। और इसीलिए परिवर्तन में हमेशा विश्वास रखने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। ऐसे छोटे छोटे चीज़ों को यदि आप नहीं देखेंगे, हमेशा एक नैरेटिव्स जो ऊपर से डाल दिया गया है, उस नैरेटिव से हम कोई विश्लेषण करेंगे तब बहुत भारी फेरा में हम पड़ जाएंगे, क्योंकि हमारा जीवन जितना हो उस जीवन में हम सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। हो सकता है हमारे जीवन के बाद भी कुछ सफलता के बातें हो जाए क्यों, लेकिन परिवर्तन के जो तौर तरीके हैं उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखना बहुत जरूरी है। इसीलिए सोशल जस्टिस के डायमेंशंस बदले हैं और बदली हुई परिस्थिति में सोशल जस्टिस के क्या क्या बिंदु हो सकते हैं। प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ लड़ना है, जमीन के लिए लड़ना है, लैंड के लिए लड़ना है। मध्य प्रदेश में 10 वर्ष 15 वर्ष पहले जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी तो वहाँ एक दलित एजेंडा बना। उस दलित एजेंडा का क्या मुख्य मकसद था कि हमारा यदि जनसंख्या 20% है या 22.5% है तो जो बजट बनता है तुम्हारा टोटल, वो बजट का 22.5% हमारे ऊपर खर्चा होना चाहिए। ओबीसी यदि 60% है तो 60% बजट का हिस्सा हमारे लिए होना चाहिए। हमारा सवाल उठना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हमारा सवाल दूसरा भी उठना है। जाति जनगणना से ये बताइए कि हम लैंडलेस कितने हैं। यदि 60% दलित लैंडलेस है तो उसे जमीन दीजिए। जमीन कैसे नहीं दीजिएगा? क्योंकि बहुत सारे गैर मजरूआ जमीन, सरकारी जमीन है, वो दीजिए। और देने से उत्पादन की शक्तियाँ भी बढ़ेगी। उत्पादन की शक्तियाँ बढ़ेगी तो देश भी समृद्ध होगा। लैंडलेस के लिए सवाल उठाना है कि नहीं? बेरोजगारी के लिए उठाना है कि नहीं? सामाजिक न्याय की शक्तियों को केवल आरक्षण का ही सवाल, तो हम ये आरक्षण एक सामाजिक सवाल का सकारात्मक बिंदु समझते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों से बहुत दूर आगे नहीं जा सकेगा। जमीन का सवाल, अपने व्यवसाय के जिंदा रहने का सवाल, पूरे उत्पादन के साधन और जो भी साधन है देश के अंदर उस पर आपके कब्जे का सवाल। 60% है तो 60% दो, हमें जमीन दो, हमें काम करने का अधिकार दो। इसकी लड़ाई का भी तो एक तौर तरीका निकालना पड़ेगा। नहीं निकालिए कोई बात नहीं, जो सफ़र करते हैं वो निकाल लेगा और निकाला है। इसीलिए दुनिया में ये जो समझ लिया कि दुनिया के तमाम शोषणकारी देश, शोषण करने वाले देश, कि हम चलाते रहेंगे, वो चला नहीं। पहले यूनिपोलर वर्ल्ड कहा कि हम अमेरिका अकेले हैं, लेकिन 1990 से लेकर 2000 तक में जाकर के मल्टी डायमेंशनल और मल्टीपोलर वर्ल्ड बन गया। हारा कि नहीं अमेरिका? अमेरिका हारा। ये आप दिखाई किस चीज, जो चीज छुपी छुपी चीज है उसको देखते नहीं है, क्योंकि हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण बंद है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण जल्दी शुरू करिए। विज्ञान आपका हथियार है। जिस दिन विज्ञान को छोड़ देंगे उस दिन आप हार गए। साइंस ही आपके लिए है। इसीलिए साइंस के आधार पर हम हर तराजू पर हर चीज़ को एक साइंटिफिक आइडिया के आधार पर ही हम देखेंगे तो हम एक सही निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। कुछ बहुत सारे सवाल हमारे साथियों ने उठाया, एजुकेशन का सवाल उठाया और तमाम से, ये सब तो मुद्दे। मेरा कहना ये है, नटसेल मुद्दों की राजनीति बहुत एक अच्छी राजनीति है, लेकिन एक नीति की भी राजनीति होनी चाहिए। पॉलिसी डिफिशियंसी के खिलाफ हम नहीं लड़ते हैं, हम केवल
इशूज देखते हैं। इशूज हमारा तो एक मुद्दे से, एक पॉलिसी से 1000 इशू निकल जाता है। हम पॉलिसी को कंट्राडिक्शन करेंगे। प्राइवेटाइजेशन एक पॉलिसी, हम प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ लड़ेंगे। ये जब इशूज को हम पॉलिसी के तहत लड़ेंगे तो बहुत सारे इशू ऐसे ही टैकल हो जाएंगे। इसीलिए हम जब सेंटर करते हैं बहस का तो हमेशा इशूज लाते हैं। इशूज तो हजारों हो जाएंगे, लाखों हो जाएंगे, लेकिन किस नीतियों से 1000 इशू पैदा होता है उस नीतियों के ऊपर। इसलिए मैं बड़े बड़े प्रोफेसरों से आजकल बहस करता हूँ, सब इशूज पर बात करें। बहुत सारी सरकारें इशूज पर बात करें, क्योंकि इशूज से लोगों में रिजेंटमेंट पैदा होता है, वह सत्ता लेने में सुविधा होती है। लेकिन पॉलिसी पर वही है। हमारे ओबीसी की जितनी पार्टियां हैं उसका प्राइवेटाइजेशन पर क्या समझ है? प्राइवेटाइजेशन पर क्या समझ है? यदि प्राइवेटाइजेशन लागू होता है तो ओबीसी का कितना घाटा होगा, इस पर क्यों नहीं बहस करता है? वो बहस वो नहीं करेंगे। प्राइवेटाइजेशन हो हम प्राइवेटाइजेशन करवे करेंगे, ओबीसीओ का बात करेंगे, ये नहीं होगा। हर पार्टियों को यहाँ बुलाइए और इस पर बहस करवाइए कि ओबीसी के सवाल को नीतिगत रूप से कैसे देखते हैं। नीतिगत रूप से कोई देखना नहीं चाहता। हमेशा वो चाहता है कि इशूज के रूप में लोग दुख भोग रहे हैं तो उससे गुस्सा हो, गुस्सा के बाद हमको सरकार में बदल करके हमको बैठा दे और फिर हम वही रोजगार करें। इस देश के अंदर प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ लड़ने वाली मात्र 2% शक्तियां हैं। जो सोशल जस्टिस की शक्तियां हैं वो को प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ लड़ना नहीं चाहती। वो सब प्राइवेटाइजेशन के दलाल हैं। वो खुद अपने जगह प्राइवेटाइजेशन करने के लिए हमेशा, और उसके बाद लोगों को झपलिस देने के लिए कम्युनिटी के अंदर फूट पैदा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, झूठ फूस बोलेंगे, झूठ फूस बोल करके फिर सत्ता अपने हाथ में ही ले लेंगे। अंतिम में एक बात मैं कहना चाहता हूँ, हमारा ओबीसी का संवैधानिक स्थिति क्या है? व्हाट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस? यदि किसी एक कॉन्स्टिट्यूशन में यह कहें कि क्रीमी लेयर लागू नहीं हो तो हमारे में क्यों क्रीमी लागू होगा? ओबीसी में क्यों क्रीमी लेयर? तब इसका मतलब हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बहुत कमजोर पोजीशन पर हैं। दलित में क्रीमी लेयर नहीं होगा तो हमारे ओबीसी में भी क्रीमी लेयर नहीं होगा, क्योंकि क्रीमी लेयर एक आर्थिक हस्तक्षेप है, इकोनॉमिक इंटरवेंशन है, और इस इकोनॉमिक इंटरवेंशन को संविधान सभा ने पहले ही खारिज कर दिया है। इसलिए हम इकोनॉमिक इंटरवेंशन नहीं चाहते। हाँ, तब समस्या का समाधान कैसे हो? समस्या का समाधान है कैटेगराइजेशन के अंदर क्रीमी लेयर नहीं। आप सामाजिक और शैक्षणिक संविधान का उपदेश है, संविधान का जो मैंडेट है वो सामाजिक और शैक्षणिक है। तो एक सर्वे कराइए वैज्ञानिक ढंग से कि सामाजिक रूप से कौन नीचे है, शैक्षणिक रूप से कौन नीचे है, उस टोटल समूह को उसमें रखिए। क्रीमी लेयर एक आर्थिक हस्तक्षेप है जो संविधान सभा का संदेश नहीं है। यदि दलित में क्रीमी लेयर नहीं हो तो ओबीसी में भी क्रीमी लेयर क्यों होगा? ये दलित को लड़ना है इस सवाल पर, हमारी दोस्ती मुकम्मल होगी। कुछ सवाल तो उठेंगे, उठते हैं। इतिहास में जिस सवाल को टास्क को पूरा नहीं किया है वो तो पूरा करके रहेगा, चाहे दबी जुबान में हो चाहे ऊंची जुबान में हो, आज न कल वो पूरा होगा। इसलिए मैं कहता हूँ नैरेटिव जो ऊपर से थोपा जाता है उस नैरेटिव पर हम इंटरवेंशन नहीं करेंगे। नैरेटिव फ्रॉम बिलो हम क्रिएट करेंगे और हम नीचे की जो लड़ने वाली ताकतों हैं जो चुपचाप बैठी हुई हैं उसको सूक्ष्म ढंग से, माइक्रोस्कोपिक ढंग से देखते हैं तो हमें आशाएं जगती हैं। जैसा कि हमने दुनिया भर का उदाहरण दिया कि ब्राज़ील में क्या हुआ, कोलंबिया में क्या हुआ, अभी क्या कहता है, अभी हाल में तुरंत जो फ्रांस में चुनाव हुआ उसका क्या हालचाल है। क्या ये आशाएं हमें नहीं देती हैं? ये आशाएं देती हैं। इसलिए कि छुपे रुस्तम भी थे और बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ सही ताकतों ने, लेकिन बाद में चल करके सरकार को भी पलट दिया। इसीलिए हम अपने नैरेटिव को ऊपर से दिए हुए नरेशन से कभी विश्लेषण न करें, नीचे होने वाले हरकतों से भी हम कुछ शिक्षा लें और उसके ऊपर से हम जो है अपने विश्लेषण के तौर तरीकों बदलें। मैं बहुत ज़्यादा बोल गया हूँ, मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं बहुत सारी बिंदुओं के ऊपर थोड़ा सा बोल दिया और इसीलिए मुझे क्षमा करेंगे यदि हम 2-4 मिनट विशेष बोल दिए हैं।